नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज से हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का इतिहास। जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि बिहार का इतिहास जब समाप्त होगा, वह सीरीज मैंने समाप्त कर दिया है और अब हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साथियों हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एक सूचना है जो पहले भी मैं आप लोगों को दिया हूं, अनअकैडमी जो ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, वहां पर 65वीं बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है, उसके लिए एक टारगेट बैच लाया जा रहा है साथियों। और यह बैच जो है 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो 3 जुलाई से यह बैच शुरू हो रहा है। अनअकैडमी के आप लिंक पर जाएंगे, जो पहले मैंने लिंक दिया था, वह आपको संपूर्ण जानकारी वहां मिल जाएगा। 6 उसमें एक्सपर्ट हैं जो ऑनलाइन क्लास लेंगे और जो टारगेट दिया जाएगा, जो समय जो निर्धारित किया जाएगा, उस समय के अंतर्गत जो है वह बैच खत्म किया जाएगा। तो आप उस लिंक पर जाएं जो अनअकैडमी का है और वहां सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस क्लास में। और अब जो शुरुआत हो रहा है वह महत्वपूर्ण चीज है साथियों। वह तो बिहार का इतिहास था जो मैंने शुरू किया था, तो वहां से कम ही क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी का एग्जाम आपको देना है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी में बैठते हो, वह भी एग्जाम, तो बीपीएससी में तो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वह हम लोग पढ़ाई पढ़ना है कि 40 क्वेश्चन हम लोग कैसे बना करके आए। और 40 क्वेश्चन जब तक नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं होगा। यह नहीं कि मेरा विषय है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप खुद सोचिए कि 150 क्वेश्चन पूछा जाए किसी परीक्षा में और उसमें 40 प्रश्न केवल एक ही विषय से रहे, तो आपको ज्यादा फोकस उसी विषय पर करना है। मैंने पहले भी कहा था, जो पहला वीडियो लेकर के आया था, कि 40 इतिहास से, 30 करंट अफेयर से, 20 साइंस से, पिछला बार 30 साइंस से पूछा गया था। तो 20 भी अगर पूछता है तो 90 क्वेश्चन हो जाता है 3 विषय से। और बीपीएससी में अगर आपको पास करना है तो इन 3 विषय पर जबरदस्त पकड़ बनाना होगा। और वह पकड़ बनाने की बारी आ गई है। और अब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से ही शुरू करेंगे। आप लोगों का मांग भी था, कुछ लोगों का आया था कमेंट में कि सर प्राचीन भारत से शुरू कीजिएगा सिलसिलेवार ढंग से, प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। तो शुरुआत, आज पहला दिन है भारत के इतिहास का। तो पहले हम लोग साथियों समझेंगे बिल्कुल 0 लेवल से, क्योंकि सभी लोगों को साथ लेकर के चलना है। जो पहली बार दे रहे हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं और जो बहुत अधिक जानते हैं, तो सबका सम्मिश्रण करके यहाँ पर हम लोगों को चलना है। तो शुरुआत मैं कर रहा हूं और आपको यहाँ देखना है। भारत का इतिहास पढ़ना है तो पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पर इस तरह का प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। तो देखिए आप यहां पर इतिहास, पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे भारत का इतिहास, किस तरह से विभाजन हुआ, पहले विभाजन को समझेंगे। और साथियों, जहां महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वह मैं आपको बोलूंगा, बतला दूंगा। आप नोट भी कर सकते हैं, उसको नोट्स भी आप बना सकते हैं, मैं लिखा भी सकता हूं उसको। और वह महत्वपूर्ण होगा, उसको मैं ऐसे आप लोगों को बोलूंगा स्टार दे करके, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपको इसको याद रखना है।
तो वह आप समझेंगे कि यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पर ध्यान देना है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं इतिहास। आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मैट्रिक वगैरह में, हाई स्कूल वगैरह में पढ़े हैं कि इतिहास, इति जोड़ हास बराबर इतिहास। यह तो आप समझ रहे होंगे कि यह क्या बतला रहे हैं, तो मामूली बात है, सब कोई जानता है। सही बात है, सब कोई जानता है, लेकिन इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है, या आपके दोस्त भी आपसे पूछ सकते हैं, कहीं पर आप स्टेज पर खड़ा होकर के भी बतला सकते हैं, वह मैं बात आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। यह तो मामूली बात है कि इति जोड़ हास मतलब इतिहास, अर्थात बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। सरल शब्दों में वही मैंने लिखा है, बीती हुई का मतलब क्या हुआ, अतीत। अतीत की घटनाओं का क्रमिक, क्रमिक का मतलब क्रमानुसार, अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन यह इतिहास के लिए संकुचित दृष्टिकोण है। हम आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो केवल इतना भर कर देने से काम नहीं चलेगा कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। नहीं, वह पहले का इतिहास था, केवल उसमें राजा रानी, युद्ध आदि की चर्चा किया जाता था। ज्यादा फोकस जो है वह राजनीति पर किया जाता था। लेकिन अब का इतिहास वैसा नहीं लिखा जा रहा है। अब का इतिहास जो लिखा जा रहा है वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो यह सरल शब्द में हो गया इतिहास। आप जानते होंगे साथियों, महाकाव्य, भारत की 2 महाकाव्य है, रामायण और एक महाकाव्य क्या है आप बताइए, बोलिए। सविता जी है, आरवी राज हैं, और भी सारे लोग हैं, प्रज्ञा है, मावनेन्द्र है। तो 2 महाकाव्य है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो उसमें भी लिखा हुआ है, महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा, रुचिकर जिसको पढ़ने में आनंद आए, महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा प्राप्त हो, उसे इतिहास कहते हैं। तो एक पॉइंट यह बन रहा है आपका परीक्षा के लिए, महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिले, उसको इतिहास कहते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न बन गया हम लोगों के लिए। देखिए, परिभाषा में ही एक प्रश्न छुपा हुआ है। अब इस 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को क्या कहते हैं? 4 पुरुषार्थ। तो आपसे कोई पूछे कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन है, तो जवाब आपका क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा प्रश्न इसमें क्या बनेगा? जैसे इसको मान लेते हैं A, B, C, D। अब पूछ देगा कि निम्नलिखित में से 4 पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है, तो एक यहां से हटा देगा। मान लीजिए यह हम हटा रहे हैं और अहिंसा लिख दे रहे हैं, तो आप सभी लोग बतलाइए कि 4 पुरुषार्थ में से क्या शामिल नहीं होगा। मैं यहां आप लोगों को याद करा दूंगा क्लास में ही। तो 4 पुरुषार्थ में यह शामिल नहीं है, अहिंसा शामिल नहीं है, तो क्या शामिल है?
जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या शामिल है। तो मोक्ष यहां शामिल है। तो आपका यह पॉइंट हो गया ना, यह एक क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। आगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तो यह हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं आप नोट कर सकते हैं कि महाकाव्य, ऐसे स्टार देकर के, महाकाव्य के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा जिससे प्राप्त हो वह इतिहास कहलाता है। साथियों, अब व्यापक अर्थ की हम लोग बात करें। यह सरल शब्दों में है, यह सरल अर्थ में इतिहास है, इतिहास की परिभाषा है। लेकिन व्यापक अर्थ में अगर हम लोग यहां चर्चा करें, व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ में इतिहास केवल यह अतीत की घटना ही नहीं है। अतीत की घटना केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। व्यापक अर्थ में इतिहास केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। कैसे आप इसको कह सकते हैं कि वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है? तो आप देख सकते, अब हम लोग यहां प्रमाणित करेंगे कि कैसे हमारे वर्तमान और अतीत और भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, उदाहरण, अपने ऊपर उदाहरण लीजिए। जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप पटना में रह के कर रहे हैं, दिल्ली में, इलाहाबाद, या घर पर रह के कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके परिवार में ही कोई बीपीएससी अधिकारी बना हो, या यूपीएससी पास कर लिया हो, या आपके रिश्तेदार में या आपके गांव में, अड़ोस पड़ोस में कोई बने होंगे। तभी आपके दिमाग में यह बात आया होगा, कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिला होगा, कोई बन गया होगा, वो अतीत में चला गया, यहां आ गया। अब यहां से हम लोग सीख लेते हैं, वह प्रेरणा हमको मिलती है, और तब हम लोग बीपीएससी की तैयारी की तरफ लगते हैं वर्तमान में। तो यहां से सीख लेकर के वर्तमान में इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसके लिए? अपने अच्छे भविष्य के लिए। अपने अच्छे भविष्य के लिए यह प्रयास वर्तमान में आप सभी लोग कर रहे हैं। इसीलिए इतिहास जो है अब केवल अतीत मात्र नहीं रहा, यह वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ गया है। अब झा श्रीमाली की पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि इतिहास एक दर्पण के समान है। यह सामाजिक सच्चाई को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। सच में दर्पण है, और हम लोगों के सामने सामाजिक सच्चाई को ला करके रख देता है, दिखलाता है चेहरा कि प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में किस प्रकार का सामाजिक रूप था, आर्थिक रूप था, धार्मिक रूप था। और यह हम लोगों को इतिहास से ही जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो व्यापक अर्थ में यह हम लोगों को जवाब देना है, या आधुनिक अनुसंधान के अनुसार भी अगर हम लोग जवाब दें तो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को इसमें शामिल करेंगे। तो अभी इतिहास विषय के साथ न्याय जो है वह होगा। तो इतिहास किसको कहते हैं, यह आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब इतिहास में यह तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि इतिहास के जनक कौन थे। तो यह थे हेरोडोटस। हेरोडोटस, यह तो आसान बात है, यह सब लोग जानते हैं। और हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले?
यूनान को ग्रीक भी कहते हैं, यहीं के रहने वाले थे। और इनकी पुस्तक का नाम सब लोग आप जानते होंगे कि हेरोडोटस ने कौन पुस्तक लिखा। कमेंट में जवाब दीजिए, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। क्लास अब शुरू हुआ है, भारत का इतिहास, तो हर पॉइंट को याद करते चलना है, हर पॉइंट को नोट करते चलना है। यह भी मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, आप नोट भी करते यहाँ चलेंगे। समय का कोई बंदिश नहीं है, 10 क्लास में नहीं समाप्त होगा, 20 क्लास में नहीं समाप्त होगा, 25 क्लास में समाप्त होगा। लेकिन हम लोग एक बार बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे, कभी भी किसी भी परीक्षा में आपको परेशानी इतिहास विषय में नहीं होगा। चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वह मुख्य परीक्षा हो, चाहे वह इंटरव्यू में भी जाएंगे, तो इस विषय से तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगा। तो हेरोडोटस यूनान या ग्रीक के थे और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। तो यह सब आसान बात है। अब मैं आप लोगों से प्रश्न यहां पूछ रहा हूं और जवाब आपको देना होगा कि यह किस भाषा में लिखा गया है। यूनान की भाषा को ग्रीक भी कहते हैं, ग्रीक भाषा। तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ हेरोडोटस ने लिखा था, यह किस भाषा में लिखा गया है। गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हमसे भी गलती होगा, फिर उसको सुधारेंगे, क्या दिक्कत है। सीखने आए हैं तो सीखना है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वह मैं आप लोगों को यहां बतला रहा हूं, आयोनिक भाषा, आयोनिक, इसी भाषा में किया गया था, ग्रीक भाषा में नहीं बल्कि आयोनिक भाषा में इसकी रचना किया गया था। और साथियों, जैसे आप इस तरह से समझिए कि भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है, बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार की ही बात अगर करें तो बहुत सारा क्षेत्रीय भाषा यहाँ बोली जाती है। जैसे प्रत्येक जिला में अगर आप जाएंगे, प्रत्येक कमिश्नरी में जाएंगे, तो भाषा जो बोली है उसको भाषा तो नहीं कहेंगे, बोली कहेंगे, तो वह चेंज हो जाता है। जैसे मिथिलांचल क्षेत्र में आप जाएंगे तो मैथिली भाषा बोला जाता है, पटना के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में जाएंगे तो मागधी भाषा का प्रयोग या अर्धमागधी भाषा का प्रयोग। आप चंपारण चले जाएं, आरा चले जाएं, फिर से आप छपरा चले जाएं, इस जोन में जाएं आप तो वहां भोजपुरी बोला जाता है। आदिवासी बेल्ट में जाएंगे तो आदिवासी अपनी कुरुक भाषा जो भी है, मुंडारी, संथाली, वो लोग बोलते हैं। मतलब क्षेत्रीय भाषा या बोली का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से यूनान की भाषा क्या था, राष्ट्रभाषा या राजभाषा, इसको ग्रीक कहते हैं। और यह यूनान की क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हम लोग क्या भोजपुरी है, मैथिली है, उसी तरह से यूनान की यह क्षेत्रीय भाषा था, आयोनिक भाषा। और इसी भाषा में किसकी रचना कर दिया गया, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना कर दिया गया। और इस ग्रंथ में फारस और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया गया। फारस का मतलब ईरान होता है, तो ईरान और भारत के बीच प्राचीन काल में व्यापारिक संबंध था, उसी का उल्लेख जो है हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किया है। तो यहां तक हम लोग इतिहास के बारे में साथियों जान लिए। क्लियर है आप लोगों का। अब यहाँ एक ही प्रश्न है, यह कि 4 पुरुषार्थ किसको कहते हैं। तो एक लाइन यह आपको याद रखना है, यह तो सबको याद है कि हेरोडोटस इतिहास के जनक थे और इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वह किया था। तो 2 पॉइंट, इतना हम लोग यहाँ विश्लेषण किए, इतना हम लोग पढ़े, लेकिन परीक्षा के लिए कितना लाइन आया, 2 लाइन। तो 2 लाइन आप अगर इसको लिखते तो 1 पेज हो जाता।
आधा पेज से ज्यादा पौन पेज तो जरूर होता, और इस पौन पेज में या एक पेज में 2 लाइन आपको याद रखना है, तो इससे आसान और क्या चाहिए। तो यही आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इतिहास की चर्चा यहाँ कर लिए। अब इतिहास का अध्ययन जो हम लोग करेंगे, तो एक होगा भारत का इतिहास और दूसरा होगा विश्व का इतिहास। यहीं पर लिखते हैं, आप तब तक इसको उतार सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास का अध्ययन हमको करना है, तो एक क्या होगा, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, और दूसरा विश्व का इतिहास। यह 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कभी कभी 1 या 2 प्रश्न जो है वह विश्व के इतिहास से डाल दिया जाता है, नहीं तो भारत के इतिहास से ही प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो उस रूप में आपको याद रखना है साथियों, और पढ़ना है हम लोगों को भारत का ही इतिहास। तो साथियों अब हम लोगों को पढ़ना है मुख्य रूप से भारत का इतिहास। तो यहां तक आप लोग समझ लिए। अब हम लोग यहां शुरुआत करेंगे भारत का इतिहास। विश्व का इतिहास बाद में देखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वह भारत के इतिहास से ही आते हैं। भारत का इतिहास। अब आप लोग सब कोई जानते होंगे कि भारत के इतिहास को कितने भागों में विभाजन किया गया है। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो वह विभाजन हम लोगों को यहाँ पर देखना है। यह पॉइंट जो है साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बार बार यह प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप यहाँ बढ़िया से इसको देखना है। इसको आप यहाँ बढ़िया से समझ लीजिए कि किस रूप में भारत का विभाजन 3 भागों में किया गया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं भारत का विभाजन, जैसे प्राचीन, भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक, आधुनिक भारत का इतिहास। यह मैंने यहाँ 3 भागों में बांट दिया। तो यह तो आसान है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ये तो सब कोई जानता है, लेकिन किस अनुसार इसको बांटा गया है वह हम लोगों को समझना है। इस तीनों को किस रूप में बांट दिया गया है। तो 2 रूपों में हम लोग समझने के लिए, देखिए साथियों, अध्ययन के लिए, अपने अध्ययन के लिए, अध्ययन के सुविधा के अनुसार हम लोग इसको 2 रूपों में बांट सकते हैं। यह कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, वैज्ञानिक कारण नहीं है। दूसरा व्यक्ति दूसरा भी दलील दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने अध्ययन के लिए, क्योंकि इतिहास में शब्द आता है अध्ययन की सुविधा के लिए इसको इतने भागों में बांटा गया, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको यह कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, 2 रूपों में हम लोग इसको देखेंगे। पहला है कालक्रम, काल
क्रम के अनुसार, मतलब कालक्रम के अनुसार विभाजन जो है यह 3 भागों में किया गया है। दूसरा, सांस्कृतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, तो 2 यहां मैंने लिखा और इसी 2 आधार पर यहां विभाजन जो है वह किया गया है। तो कालक्रम की अगर हम लोग यहां बात करें तो 30 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है, लगभग 30 लाख। तो यहां रख सकते हैं 30 लाख बीसी, ईसा पूर्व इसको कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी ईसा पूर्व। 30 लाख बीसी से 712 एडी, इसका मतलब होता है एनी डोमिनी ईसा ईस्वी या सन इसको हम लोग कहते हैं। तो आप देख रहे हैं वहां 30 लाख बीसी से 712 एडी तक इस प्राचीन भारत के इतिहास का काल जो है वह निर्धारित हम लोग कर सकते हैं। अब फिर यहाँ 712 से 1707 आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्यों 712 से 1707। और यहाँ 1707 नहीं होगा, ये नहीं कि इसको 1707 हम लोग उठा करके रख देंगे और वही 1707 जो है वह हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यह 1707 यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ हम लोग रखेंगे 1498, चलिए अपने समझने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, से 1948 या 1950। तो कालक्रम के अनुसार मैंने यहां पर लिख दिया। यह जरूरी नहीं है कि हर पुस्तक में एक ही तरह मिलेगा, लेकिन यह माना जाता है। तो अब यहां पर 30 लाख ईसा पूर्व और 712 ईस्वी। तो साथियों, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या पहले का पुस्तक पढ़ेंगे तो 25 लाख ईसा पूर्व तक दिया गया था, लेकिन अफ्रीका में खोज किया गया, उत्खनन किया गया, तो जो पहला प्रमाण हम लोगों को प्राप्त हुआ तो उसका रेडियो कार्बन तिथि से जब डेट निकाला गया, काल निकाला गया, तो वह काल निकल करके आया साथियों 26 लाख ईसा पूर्व। तो जैसे 26 लाख ईसा पूर्व समय निकल करके आया तो 25 लाख ईसा पूर्व का कॉन्सेप्ट जो है वहां समाप्त हो गया। तब विद्वानों ने कहा, विद्वानों ने माना कि 26 लाख ईसा पूर्व तो मिल गया है, हो सकता है कि और उत्खनन किया जाए तो इससे और पहले का मिल जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने एक मानक मान लिया 30 लाख ईसा पूर्व, और यह 30 लाख बीसी से या ईसा पूर्व से लेकर के 712 एडी तक। 712 में क्या है कि आप जानते हैं कि 712 में किसने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन बख्तियार। बिहार के इतिहास में पढ़ चुके हैं, खिलजी। मोहम्मद बिन कासिम साथी, यहां मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नहीं, यहां गलती हो रहा था, मोहम्मद बिन कासिम। यह अरब से आया था, अरब का रहने वाला था, और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। मध्यकालीन में हम लोग पढ़ेंगे। और यह मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया, भारत में
प्रवेश किया तो इसके प्रवेश के साथ एक नए धर्म का आगमन हुआ, एक नई संस्कृति का, और इसको कहते हैं इस्लाम। इस्लाम धर्म, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो मध्यकाल में पढ़ेंगे, अभी बहुत समय लगेगा उसमें। तो यह इस्लाम धर्म को लेकर के अपने साथ आता है, इसीलिए यहां मध्यकालीन में हम लोग शुरू कर रहे हैं 712 ईस्वी से 1707 मैंने यहां लिख दिया है। 1707 लिखने के पीछे कारण है कि 1526 में मुगल वंश स्थापित हुआ और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आप लोग जानते हैं औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद मुगलों का पतन तेज गति से शुरू हो जाता है, और उसके बाद औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी आते हैं उनको कहा जाता है उत्तरकालीन मुगल वंश। और उत्तरकालीन मुगल वंश का अध्ययन आधुनिक भारत में किया जाता है। एनसीईआरटी अगर आपके पास होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, उत्तरकालीन मुगल वंश का अध्ययन आधुनिक भारत में किया जाता है। इसीलिए मैंने 1707 तक मध्यकालीन भारत के इतिहास को शामिल कर लिया है। तो समझ में आ गया, यह भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, और यह भी आप लोगों का क्लियर जो है वह हो गया होगा। अब यहां आते हैं 1498 में कि 1707 क्यों नहीं रख करके 1498 रखा गया। तो हम लोग यहां पर जैसे इस्लाम धर्म के आगमन के बारे में लिख रहे हैं, वैसे ही 1498 में यूरोप से चलकर भारत कौन आया था, ये तो आसान है, और वह आया था वास्को डी गामा। यह आया था, वास्को डी गामा आया था, और यह अपने साथ जिस धर्म जिस संस्कृति को लेकर के आया, संस्कृति में धर्म भी शामिल होता है, वह था ईसाई धर्म। और यही ईसाई धर्म के अनुयायी आगे चल करके भारत के भाग्य के विधाता बन गए। तो इसीलिए मैंने 1498 यहां पर साथियों शामिल किया है। और चूंकि इसको भी देखना है, सांस्कृतिक आधार भी देखना है, और यहां पर मैंने लिखा 1948। तो 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाती है। चूंकि आधुनिक भारत हम लोग पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों से गुजरता है। 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादी काल, 1905 से लेकर के 1918 तक उग्रवादी काल, 1919 से लेकर के 1948 तक गांधी युग कहते हैं। तो गांधी जी की हत्या 1948 में हुआ। तो कुछ बुक पढ़िएगा तो यहीं पर यह आधुनिक भारत जो है वह समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि गांधी युग समाप्त हो जाता है, लेकिन अधिकांश बुक में यहां तक अध्ययन किया जाता है 1950 तक। तो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि हम लोगों का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, यह तो आप लोगों को पता है होगा। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, और तब भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र देश के रूप में भी स्थापित हो गया। तो इसीलिए 1950 भी सही है और 1948 भी सही है। तो यह साथियों हम लोगों का काल क्रम के अनुसार रहा। अब तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि काल क्रम के अनुसार आप यह बता सकते हैं कि प्राचीन काल यहां से लेकर यहां तक, मध्यकाल यहां से लेकर यहां तक, आधुनिक काल यहां से लेकर के यहां तक। तो काल क्रम में यह विभाजन हुआ। और सांस्कृतिक आधार पर धर्म भी रहता है। यहाँ पर सांस्कृतिक
सांस्कृतिक चीज में धर्म को भी शामिल किया जाता है, कला को भी शामिल किया जाता है। तो आप एक बात सोचिए स्वयं से, यह कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह हम लोग अपने अध्ययन के लिए समझना है कि भारत के इतिहास को हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं। तो प्राचीन काल में जितने भी शासक हुए अधिकांश किस धर्म को मानने वाले थे? हिंदू धर्म को मानने वाले थे, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म के अधिकांश शासक, हिंदू धर्म के अधिकांश शासकों ने शासन किया। क्योंकि सनातन धर्म के बाद ही आगे चल करके अनेक धर्मों का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का आगमन बहुत बाद में हुआ, उसके पहले ईसाई धर्म का आगमन हो चुका था। और यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म को लेकर के आया 712 में। और आप पढ़ेंगे या आप जानते होंगे कि हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो 1206 ईस्वी आएगा। और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दिया गया और वह मुगल काल में भी चलता है। दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में मुगल वंश स्थापित होता है। तो दोनों दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भारत के शासक थे वह इस्लाम धर्म के थे, मुगल वंश के शासक जो थे वह इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। बाबर जो है सभी धर्मों के प्रति अनुराग रखते थे। तो अधिकांश शासक जो मध्यकाल में हुए वह इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो इसलिए हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अधिकांश शासक इन लोगों ने भारत पर राज्य किया। तो चेंज हो रहा है, समझने के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत अधिक चेंजिंग हो रहा है। और वास्को डी गामा, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, यह लोग भारत में आए और अंत में अंग्रेज विजयी हो गए, जीत गए। और उन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बना दिया, भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर दिया और वही लोग शासन करने लगे। और वह लोग ईसाई धर्म के अनुयायी थे। तो ईसाई धर्म के अनुयायी शासक बने। यही लोग अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत का जो विभाजन हुआ वह इस आधार पर आप कर सकते हैं समझने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए। यही साथियों यहाँ पर विभाजन का स्वरूप है। अब विभाजन यहाँ कर दिया गया। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो परीक्षा में हम लोगों को पूछा जा सकता है। जैसे आपको याद रखना है, आगे भी पढ़ना है, आपको याद रखना है यह पॉइंट कि 712 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। और किसको जीत लिया? तो सिंध को इसने जीत लिया था। और सिंध के शासक दाहिर थे, उनको तो मैंने कहा कि यह आपको याद रखना है। ईस्वी सन सब इतिहास में याद नहीं रखा जाता है, कुछ ईस्वी सन कुछ युद्ध जो है वह याद रखा जाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। 712 में किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। किसको जीत लिया? सिंध को। और इसी के साथ इस्लाम धर्म का आगमन भारत हो गया। यह तो आप लोगों को पहले से भी याद है।
फिर 1498 में वास्को डी गामा आए और यह सबसे पहले कहां पर, तो यह सबसे पहले केरल के कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे और जमोरी नामक शासक ने इनका स्वागत किया था। तो यह पॉइंट भी परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया कि सबसे पहले किस बंदरगाह पर, तो कालीकट बंदरगाह पर यह उतरा था। तो प्रारंभिक रूप में यह बात है साथियों। इसके साथ कुछ अन्य पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, तब यह जो हम लोग समझ रहे हैं इतिहास को, वह हम लोगों का चैप्टर जो है वह समाप्त होगा और इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को बना तो आप लोग याद रखना है, जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े तो 2 ही क्वेश्चन था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को क्या कहते हैं, तो 4 पुरुषार्थ कहते हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया, तो आयोनिक भाषा में किया। और अभी मैंने यहाँ 2 पॉइंट यह बतलाया, एक यह और एक यह। तो पहले जो हम लोग पढ़े उसमें भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है और इसमें भी जो आप लोग पढ़े तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट यह याद रखना है। यह तो समझने के लिए है साथियों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं जो धीरे धीरे बतला रहा हूं तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, यह आपको काम देगा परीक्षा में। साथियों अगर मान लीजिए नोट करने में आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो यह बुक जो है ना, यह एसडी पब्लिकेशन का बुक है और इसी से मैं पढ़ा रहा हूं। जो आप देख रहे हैं यार, इसी से मैं पढ़ा रहा हूं। तो यह आप खरीद करके सामने रख करके और जो मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को बतला रहा हूं तो उससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। एसडी पब्लिकेशन यह देख रहे हैं, मेरे मित्र हैं लोग और पहले भी मैंने इसके बारे में बतलाया था। तो आप एसडी पब्लिकेशन का बुक यह है, इसी को मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस बुक को ले सकते हैं और सामने रख करके भी पढ़ सकते हैं, तब आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगा। यह अमेजॉन पर भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है और मैंने जो पहले नंबर दिया था उस नंबर पर भी यह उपलब्ध है और वहां से भी आप कांटेक्ट करके यह मंगा सकते हैं। मैं लास्ट में नंबर भी आप लोगों को लिख दूंगा, तो यह आपके पास रहेगा ना तो आसान होगा आपको पढ़ना। आपके घर पर बाई पोस्ट या कुरियर के द्वारा यह भेज दिया जाएगा और कीमत बहुत कम है और यह आपको रामबाण है। इतना पतला नहीं देखना है कि यह इतना पतला है, तीनों इतिहास इसमें शामिल है और जब आप इसको पढ़ेंगे और 66वीं बीपीएससी में जाएंगे तो लगेगा कि सभी क्वेश्चन तो लगभग इसी से आ गया। तो साथियों अब हम लोग यहाँ जब 1498 में वास्को डी गामा आते हैं, पुर्तगाली थे, पुर्तगाली के बाद जो है वह डच आ गए, डच के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आ गए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं पुर्तगाली, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। यह आ गए साथियों। लेकिन इन अंग्रेजों ने सभी लोगों को पराजित कर दिया, इनको भी पराजित कर दिया, इनको भी पराजित कर दिया, इनको भी पराजित कर दिया और सबसे शक्तिशाली कौन साबित हो गए, तो अंग्रेज जो है वह सबसे शक्तिशाली साबित हो गए। कैसे, अब देखिए यहां पर युद्ध होता है 1757, तो यह आपको याद रखना है। कौन सा युद्ध होगा, पलासी का, पलासी का युद्ध। 1759
यह मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो बेदरा का युद्ध, 1760 बांदीवास का युद्ध, और 1764 बक्सर का युद्ध। सभी युद्ध में कौन विजयी हो गए? एक तरफ से पलासी का यह युद्ध हुआ, तो इस पलासी के युद्ध में अंग्रेज जो है वह विजयी हुए इस युद्ध में, और पराजित कौन हुआ? तो बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। यह पराजित हो गया और अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को यहां स्थापित कर लिया। अब इनका स्वरूप व्यापारिक नहीं रहा अंग्रेजों का, अब इनका स्वरूप राजनीतिक हो गया और इन्होंने बंगाल में राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। लेकिन वह सत्ता पूर्ण नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हुआ था, आगे चल करके होता है। और तो यहां अंग्रेज यहां भी विजयी हो गए, यहां विजयी तो अंग्रेज, यह विजयी। अब यहां देखिए बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में डच लोग अंतिम रूप से पराजित हो गए और विजयी कौन हुए? अंग्रेज। यहां भी अंग्रेज जो है वह विजयी हो जाते हैं। बांदीवास का युद्ध 1760 में हुआ और यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ और इसमें विजयी कौन हुए? अंग्रेज। इसमें भी अंग्रेज विजयी हो गए और यहाँ फ्रांसीसी पराजित हुए। यहाँ डच पराजित, यहाँ फ्रांसीसी पराजित, फ्रांसीसी पराजित हो गए। और फिर अब बारी आती है 1764 में बक्सर के युद्ध का। यह साथियों निर्णायक युद्ध था। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना है कि इस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, यह मुगल बादशाह थे। शाह आलम द्वितीय यह बंगाल का भगोड़ा नवाब था और यह अवध का नवाब था। यह तीनों शक्ति मिल जाती है अंग्रेजों को पराजित करने के लिए और इसी बक्सर के मैदान में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में गया? अंग्रेजों के। यहाँ भी अंग्रेज, यहाँ विजयी अंग्रेज, यहाँ विजयी अंग्रेज, यहाँ विजयी अंग्रेज, यहाँ विजयी अंग्रेज, और यहाँ भी अंग्रेज विजयी हो गए और यह तीन शक्ति यहाँ पर क्या हो गई? पराजित हो गई। और तीन शक्ति जब पराजित हो गई तो संधि किया गया और यह संधि था इलाहाबाद की संधि। 1765 इसी इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला के साथ किया गया। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के साथ किया गया और इस प्रकार जो प्लासी के युद्ध में कमी था उसको पूरा कर दिया बक्सर के युद्ध ने। और इन लोगों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। अब यहां से पूर्ण रूप से स्वरूप जो है भारत का वह परिवर्तित हो जाता है और यह लोग भारत के भाग्य विधाता बन गए।
हम लोगों के पूर्वजों को गुलाम बना करके रख दिया, और इन्हीं के विरुद्ध अब लड़ाई जो है शुरू होता है, जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो यह पॉइंट आपको याद रखना होगा। यह युद्ध, सभी युद्ध महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ईसवी सन के साथ याद रखना। आगे आधुनिक काल हम लोग जब पढ़ेंगे तो चैप्टर आएगा बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, तो वहां हम लोग विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको यह पॉइंट याद रखना होगा, यह इधर का पॉइंट और इधर का भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट था जिसको आपको याद रखना होगा। राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 में, यहां हम लिख रहे हैं 1757 प्लासी के युद्ध के बाद। इसको और मजबूत किया गया 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ। देश को आजादी मिला 1947 में। इतना लंबा संघर्ष, 1757 के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, और गांधी जी की हत्या हुई 1948 में। भारत का पूर्ण संविधान लागू हुआ 1950 में। तो ऐसे भी इसको समझा जा सकता है जो यहाँ पर मैंने विभाजन किया है। भारत 26 जनवरी 1950 में प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी बन गया। एक शब्द आता है गणतंत्र। आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? भारत 26 जनवरी 1950 के पहले गणतंत्र था कि नहीं था? प्रजातंत्र तो था, भारत नहीं था गणतंत्र, प्रजातंत्र था। आजाद हो गया था और प्रजातंत्र था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी बन गया। गणतंत्र का मतलब होता है उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे हम लोग के यहाँ राष्ट्राध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति महोदय हैं, तो राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव के द्वारा नियुक्त किया जाए। जो प्रथम व्यक्ति होता है उसका चुनाव होता है, उसका पद जो है वह वंशानुगत नहीं होता है, उसी को गणतंत्र कहते हैं। तो भारत एक गणतंत्र देश है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश भी है। ब्रिटेन गणतंत्र है कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ब्रिटेन गणतंत्र है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्यों? क्योंकि वहां महारानी है अभी, और महारानी या महाराज जिसको क्राउन कहते हैं, राजमुकुट का पद जो है, क्राउन का पद जो है वहां वंशानुगत है। उसके लिए कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। उन्हीं के पुत्र या उन्हीं के राजघराने से कोई अगले व्यक्ति जो है महाराज के पद पर आसीन होंगे। तो ब्रिटेन में प्रजातंत्र तो है लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है, और अपने भारत में प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। तो यही आज के क्लास का साथियों महत्वपूर्ण बात था, और यह आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। यह परीक्षा में पूछा जाएगा। आज चूंकि भारत के इतिहास का पहला क्लास था, इसलिए मैंने इसको समझाने में आप लोगों का साथ लिया, और इसके बाद अगले रोज जो मैं क्लास लेकर के आऊंगा वह शुरू होगा प्राचीन भारत का इतिहास। पुस्तक साथियों मैंने कहा उसको मंगाने के लिए मैं फोन नंबर यहाँ लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके और बाई पोस्ट या कुरियर के द्वारा पुस्तक मंगा सकते हैं। उसको पढ़ करके देखिए, तब आपको लगेगा कि निश्चित रूप से यह तो सागर को गागर में डाल दिया गया है। तो साथियों यही वह नंबर है 96315072 और 51। इसी पर आप
जो एसडी पब्लिकेशन का बुक मैंने अभी दिखलाया इतिहास का, वह आप यहां से फोन करके आप अपने घर पर भी मंगा सकते हैं, या अमेजॉन पर है वहां से आप बुक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी है वहां से भी आप बुक कर सकते हैं। एसडी पब्लिकेशन का बुक आप टाइप करेंगे तो वह आपको वहां पर मिल जाएगा, लेकिन वहां से मंगाने में कुछ महंगा पड़ेगा आपको, इसलिए कि वह लोग अपना चार्ज भी जोड़ देते हैं। और ऐसे बाई पोस्ट मंगाइएगा तो केवल पुस्तक का मूल्य और जो पोस्टल चार्ज लगेगा वही आपसे लिया जाएगा, और यहाँ फोन कीजिए वह सब डिटेल्स आपको बतला देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। शुरुआत हो चुका है भारत के इतिहास का, और अब हम लोगों का पहला चैप्टर शुरू होगा और वह अगले क्लास में, और उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का इतिहास में, प्राचीन भारत का इतिहास। वहां हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को बांटा गया है, और उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए कौन कौन सा स्रोत है, उस स्रोत से ही 3-4 प्रश्न बीपीएससी में हर साल पूछा जाता है। तो अगर आप स्रोत को बढ़िया से पढ़ लेंगे, लंबा चैप्टर है साथियों, 4-5 क्लास लगेगा उसमें, अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 4-5 पॉइंट या 4-5 क्वेश्चन आपका वहीं से सुरक्षित हो जाएगा। एक बार बहुत बहुत शुभकामना। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।